Good morning, students. How are you all? Definitely hope you all are fine. So, today we are going to start the new chapter of social science, chapter 3rd, that is Cultural Heritage of India, in which we will study about sculptures and architectures. Okay. तो इससे पहले हम लोगों ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के दूसरे अलग पार्ट्स देखे थे एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड बिफोर स्टडी अबाउट दिस वी विल गो थ्रू द मीनिंग ऑफ दीज टू, द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. तो पहले तो हम ये जान लें कि what is heritage of India, what is cultural heritage of India. So let's begin. India is world famous for its rich cultural heritage. As you all know, हमने पहले भी पढ़ा है और हमने ये अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि जो हिंदुस्तान था वो उसको जो हेरिटेज यानी जो पुरखों से मिलती है ये सारी चीज़ें, वो अब इसका कोई कंपैरिजन नहीं था. पूरी दुनिया में जितना अमीर हिंदुस्तान था उससे ज़्यादा जितना उसको अपने पूर्वजों से मिला है, दुनिया में किसी भी देश को अपने पूर्वजों से इतना कुछ नहीं मिला था. द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया. यानी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का जो आर्ट है, स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाना, और आर्किटेक्चर का जो आर्ट है, ये हिंदुस्तान को, इंडिया को सारी दुनिया में एक अलग पहचान देता है. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world, and it is very remarkable. Because of this sculpture and architecture, जो टाउन की प्लानिंग हुई, यानी जो हिंदुस्तान में जो भी प्लानिंग्स हुई, कैसे कहाँ पे क्या बनेगा, ये सारी जो प्लानिंग हुई, ये दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर. और ये ही प्लानिंग जो है सबसे पूरी दुनिया में सबसे अलग है और वो सिर्फ हिंदुस्तान में है. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल with hammer and chisel. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि what actually sculpture is. Sculpture क्या होता है, जो एक पत्थरों पे, लकड़ियों पे और जो मेटल पे जो एक आर्ट बनाया जाता है. हैमर यानी जो लोहे का हथौड़ा होता है उससे, और चीज़ल यानी जो नोकीली चीज़ होती है जिसका पॉइंट बहुत नोकीला होता है, उसकी मदद से जो आर्ट, जो एक्सप्रेशन बनाया जाता है स्टोन पे या वुड पे या मेटल पे, दैट इज़ नोन एज स्कल्पचर. अब नाउ लेट्स सी द स्कल्पचर. The art of shaping figures or design with facial expression in round or in relief professionally performed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture. जैसा कि अभी मैंने बताया कि हैमर और चीज़ल के हेल्प से जो फेशियल एक्सप्रेशन, कोई भी किसी भी चीज़ की मूर्ति बना देना, किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन को बना देना मेटल पे, लोहे, स्टोन पे या वुड पे, इनको क्या कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं. नाउ कम टू सी व्हाट इज़ आर्किटेक्चर. सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको पहले प्लान किया जाता है कि किस तरह से, कैसे क्या बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा. तो उसके लिए एक एक्सपर्ट होता है जो पूरा प्लान करता है. तो वो क्या होता है, आर्किटेक्ट होता है. और उसकी पूरी प्लानिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब जो उसने प्लान बनाया है उसको पूरी तरह से बनाने के लिए क्या जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर.
अब क्या है, द वर्ड वास्तु इज़ यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी मच रिनाउंड। इसी आर्किटेक्चर को संस्कृत में वास्तु कहते हैं। बहुत से लोग बिलीव करते हैं वास्तुशास्त्र पे, यानी अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी घर बनाने की प्लानिंग करते हैं, तो पहले आप वास्तुशास्त्र, बहुत लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हमारे घर के का दरवाज़ा होना चाहिए, किस दिशा में हमारा किचन होना चाहिए, ये सब कुछ वास्तुशास्त्र पे डिपेंड करता है। और यही वास्तुशास्त्र क्या होता है, दिस इज़ द संस्कृत वर्ड ऑफ आर्किटेक्चर। यानी आर्किटेक्ट को ये बताया जाता है, आर्किटेक्ट जो होता है वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर घर बनाया जा रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके किचन का दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए, उसकी एग्ज़िट कहाँ से होना चाहिए, एंट्रेंस कहाँ से होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ये एक आर्किटेक्ट को पता होता है। और इसी के कंस्ट्रक्शन को आर्किटेक्चर कहते हैं और वास्तुशास्त्र संस्कृत में कहते हैं। In this reference, art of constructing building, houses, towns, wells, forts, minarets, temples, mosques and tombs is called architecture। और जैसा मैंने बताया है कि इन सबको बनाना क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर कहलाता है। मतलब एक कला के साथ जब बनाई जाती है तो दैट इज़ आर्किटेक्चर। स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। वही जो मैंने अभी आप लोग को समझाया कि उसकी स्किल, यानी एक आर्किटेक्ट का की काबिलियत उसके आर्किटेक्चर में दिखता है कि उसने कितने अच्छे तरीके से प्लान करके पूरा बताया है, समझाया, और उस अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनी हैं। अब हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में जो हिंदुस्तान के जो टाउन्स होते थे उनकी प्लानिंग कैसे होती थी, मतलब वो कैसे बनते थे। India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. क्या बोल रहा है कि टाउन प्लानिंग के मामले में हिंदुस्तान क्या है, अपने आप में एक बहुत एक्सपर्ट है। पहले से ही, मतलब पुराने टाइम से ही टाउन प्लानिंग जो होती थी उनकी, कि कहाँ पे क्या बनाना है, कौन सा शहर बसेगा, इनकी प्लानिंग हिंदुस्तान में बहुत पहले से ही बहुत अच्छी थी और पहले से ही लोग बहुत माहिर थे इस मामले में। और बहुत से ऐसे जो टाउन्स हैं वो खुदाई के टाइम में समझ में आए। जब इनकी खुदाई हुई, जब एक्सकेवेशन हुआ, तो समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे पुराने ज़माने में ये टाउन हुआ करता था। मतलब जो मूर्तियाँ या फिर जो स्कल्पचर्स निकले खुदाई के टाइम में, तो ये समझ में आया कि किस शहर में पहले एंशिएंट टाइम में कौन सा टाउन हुआ करता था। द टाउन वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। और पहले ज़माने में जो टाउन्स हुआ करते थे वो 3 पार्ट में डिवाइड होते थे। कौन कौन से 3 पार्ट? फोर्ट ऑफ रूलर्स, houses of administrative officers situated on the upper part of town, residence of common people situated on the lower part of town। अब किस तरह से किसी भी टाउन को डिवाइड किया जाता था? 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता था कि जो रूलर होता था उसका किला कहाँ होगा, एक पार्ट वो हो गया। दूसरा पार्ट डिवाइड किया जाता था, दूसरा पार्ट बनाया जाता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, यानी जो अगर कोई राजा है तो उसका बंगला, उसका महल कहाँ होगा और उसके मंत्री जो हैं वो किस टाउन में रहेंगे, ये डिवाइड होता था। यानी ऊपर के हिस्से में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उनको उनका टाउन बसता था, उनका शहर बसता था, और जो आम पब्लिक होती थी उनका शहर, महल जो फोर्ट होते थे उनके निचले हिस्से में आम पब्लिक के लिए टाउन यानी शहर बसाया जाता था। Fort for rulers were constructed on the upper part of the town. Upper part of the town is safe and protected with houses having 2 to 5 rooms.
Houses on the lower part of the town are mainly constructed with handmade bricks. अब देखो, इन 3 पार्ट्स, इन टाउन्स को, पहले ज़माने में टाउन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करने का भी रीज़न होता था. उसका रीज़न ये होता था कि सबसे ऊपर रूलर्स का महल होता था, यानी राजाओं का महल हुआ करता था. उसका रीज़न ये होता था कि वो सबसे ऊपर रहेंगे तो सेफ रहेंगे और उनके टाउन में मतलब वो उन पे कोई भी जल्दी हमला नहीं कर पाएगा, कोई भी दुश्मन जल्दी हमला नहीं कर पाएगा. और उनके हाउसेस में 5 कमरे हुआ करते थे, मतलब मिनिमम 5 रूम्स हुआ करते थे. और जो नीचे के पार्ट में जो घर बनते थे, जो आम पब्लिक के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए जो घर बनते थे, वो बहुत सिंपल बनते थे और हाथ से बने हुए ईंटों से बनते थे. यानी जो राजा महाराजाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो घर बनते थे, राजा महाराजाओं के जो बंगले बनते थे, वो बहुत मजबूत ईंटों से बनते थे. वहीं जो आम पब्लिक होती थी, आम जनता होती थी, उनके घर हाथ से बने हुए ईंटों से बनते थे. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of them, Harappa and Mohenjo-daro had the best town planning. अब बता रहे हैं कि इंडस वैली के जो लोग हुआ करते थे, जो सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, अपनी जो शहरों को बसाया. और पूरी दुनिया में उनका जो सिस्टम था आज भी बहुत फेमस है, क्योंकि उनके जो नज़रिया था, उनका जो शहर बसाने का और आर्किटेक्ट का जो तरीका था वो बहुत अलग था. और इस सिविलाइजेशन में कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे सबसे अच्छे टाउन प्लानर माने जाते थे. मतलब इनकी जो प्लानिंग होती थी शहर बसाने की, ये बहुत अच्छी थी और ये बहुत फेमस हुआ करते थे. तो नाउ लेट्स सी अबाउट द मोहनजोदाड़ो, कि मोहनजोदाड़ो क्यों बहुत अच्छे टाउन प्लानर माने जाते थे. तो इन 1922 archaeologists named Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of huge town planning. During excavation work, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Make in Lakhan district of Mohenjo-daro, Mohenjo-daro means the heap of deeds. क्यों ये माना जाता था? जब 1922 में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने जब एक्सकेवेशन किया, मतलब जब खुदाई हुई, तो ये देखा गया कि उनके जो प्लानिंग्स हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो के टाइम की, वो उस टाइम पे मिली. कहाँ पे मिली? लारखंड डिस्ट्रिक्ट में. उनकी जो प्लानिंग थी वो खुदाई के टाइम पे मिली. और ये देखा गया कि मोहनजोदाड़ो जो थे, उन लोगों ने, वो जब खुदाई हुई तब ये प्रूफ हुआ कि वाकई ये लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते थे. और उनको क्या कहा जाता था? द हीप ऑफ द डीड्स. ये नाम दिया गया था उनको, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी और प्री प्लान करके, प्रॉपरली प्लान करके वो अपने किसी भी शहर को बसाते थे. इसमें पहला क्या देखा गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, कि वो लोग कैसे किसी भी टाउन का कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे. तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदाड़ो इज़ द बेस्ट. ये पाया गया कि जो इनकी जो प्लानिंग होती थी, टाउन प्लानिंग, वो सबसे बेस्ट हुआ करती थी. हाउसेज वर बिल्ट इन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस. कैसे बहुत बेहतर हुआ करती थी इनकी प्लानिंग? ये मतलब ये पूरा आगे पीछे प्रोज एंड कॉन्स देख के और समझ के अपने शहरों को बसाया करते थे. और पहला उनका प्लानिंग ये होता था कि कभी बाढ़ या तूफान आ जाए तो जो इनके बसे हुए शहर हैं उन पे उसका असर ना हो. तो हाउसेस वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ, ऊंचाइयों पे बनते थे, यानी बहुत हाई प्लेसेस पे बनते थे, ताकि बाढ़ जो है वो इसको इनके शहरों पे इफ़ेक्ट ना पहुंचाए.
The houses of the rich people were double storied, having 5 to 7 rooms, while those of poor people were single storied, having 2 to 3 rooms. अब ये तो हो गया कि इनकी पहली प्लानिंग ये हो गई कि ये घर कैसे बनाते थे। ये सोचते थे कि बाढ़ और तूफान आए तो घरों पे इसका कोई असर ना हो, इनकी पहली प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग कि इंसान जो इनके जो पब्लिक है, इनको दो कैटेगरीज में बांटा इन्होंने, एक रिच कैटेगरी, एक नॉर्मल कैटेगरी, मींस मिडिल क्लास। तो इन्होंने रिच कैटेगरी के लिए डबल स्टोरी बिल्डिंग बनवाया करते थे और उसमें 5 से 7 कमरे हुआ करते थे। वहीं जो आम आदमी होते थे, पुअर पीपल होते थे, उनके सिंगल स्टोरी बंगले हुआ करते थे और उनमें 2 से 3 कमरे हुआ करते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, और जो शहर होते थे वो बहुत बेहतर बने होते थे, यानी ऐसा नहीं कि थोड़े में ही गिर गए, और बहुत मजबूत हुआ करते थे। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेज ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। जो घर बना करते थे वो उनके जो एंट्रेंस और एग्ज़िट होती थी, जो एंट्रेंस होता था वो मेन रोड की तरफ कभी नहीं खुलता था। उन्होंने प्लानिंग ऐसी की थी कि जो घर के दरवाजे, जो एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री की जाती है, वो मेन रोड या जो आने जाने वाले आम रास्ता है वहाँ पे ना खुले। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। चाहे वो रिच फैमिली का घर हो या पुअर फैमिली का घर हो, हर घर में स्टोर हाउस मिलता था, किचन बनाया जाता था, बाथरूम बनाया जाता था। यानी ये 3 चीज़ें कंपलसरी रिच फैमिली के घर में और पुअर फैमिली के घर में मिलती थी। कौन सी 3 चीज़ें? स्टोर हाउस, किचन और बाथरूम। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप द हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड। आज के दौर में भी लोग वेंटिलेशन और विंडोज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये तो क्योंकि मॉडर्न टाइम हो गया इसलिए लोग इतने एजुकेटेड हो गए, इसलिए इतनी प्लानिंग करके घर बनाया जाता है। लेकिन उस टाइम पे, मोहनजोदाड़ो के टाइम पे, लोग पहले से ही इतना, मतलब आप सोच लीजिए कि जो ये आज के दौर में जो चीज़ हो रही है कि लोग वेंटिलेशन, विंडोज़, डोर्स ये सब देखते हैं, ये मोहनजोदाड़ो के टाइम में भी इतनी ही अच्छी थी, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी प्लानिंग। और ये सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे देते थे कि घर के एंट्रेंस कहाँ से हो, ऐसा एंट्रेंस ना हो जो मेन रोड की तरफ या मेन नॉर्मल कॉमन आने जाने वाले रोड की तरफ खुलता हो। विंडोज़ जो हो प्रॉपर हो घर में, और वेंटिलेशन हो ताकि हवा आ जा सके आसानी से। सेकंड उन्होंने देखा रोड्स। जो मोहनजोदाड़ो ने दूसरा सबसे अच्छा काम किया था रोड्स पे। उन्होंने क्या देखा? रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो के टाउन प्लानिंग में रोड का भी बहुत बड़ा रोल था। द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड। मोहनजोदाड़ो के टाइम पे जो रोड्स हुआ करती थी 9.75 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। मतलब आज तो क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, वेल नॉलेजेबल हैं, इसलिए इतना अच्छा सब कुछ बना पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मोहनजोदाड़ो के टाइम में भी इतनी ही अच्छी और इससे अच्छी होती थी। ये प्रूव करता है उस टाइम के जो रोड्स हुआ करती थी, उस टाइम के जो घर हुआ करते थे। आज तो इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि लोगों के घर के दरवाज़ों का एंट्रेंस मेन रोड पे भी खुलता है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता था। उसके बाद से जब कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर की बात होती थी तो प्लानिंग ये भी की जाती थी कि रोड कैसी हो, कितनी चौड़ी हो, कितनी मजबूत हो। जिसमें से एक पॉइंट ये है कि मोहनजोदाड़ो के टाइम में रोड्स 9.75 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल। जो पतली रोड होती थी, छोटी, जो गलियों में जो रोड जाती हैं, हाईवे होती है अभी, एक नॉर्मल रोड होती है। तो जो नॉर्मल रोड होती थी वो राइट एंगल से क्रॉस करती थी हाईवे को। द रोड्स वर
wide enough for a number of vehicles to pass at a time. जो अभी हम 4-वे लेन बनाते हैं और 2-वे लेन बनाते हैं, उस टाइम पे एक वे का ही जो रोड होती थी वो इतनी चौड़ी होती थी, एक तरफ की रोड ही इतनी चौड़ी होती थी कि एक बार में बहुत सारी गाड़ियाँ आसानी से क्रॉस हो जाती थी. Pits on the roadside suggest that there might have been lamp post. यानी अभी हम क्या लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं और उस टाइम पे लैम्प लगते थे रोड्स पे. रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट, मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स. और जो शहरों के लिए जो रोड होती थी वो एकदम सीधी होती थी और उनमें कोई टर्निंग नहीं होती थी. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट टाइम. और यही कि रोड में कोई मोड़ नहीं, कोई टर्निंग नहीं, ये पुराने ज़माने के रोडों की खासियत हुआ करती थी. There were two main roads. One was going from north to south and the other was going from east to west. सिर्फ दो तरह की रोड होती थी, नो राइट नो लेफ़्ट. सिर्फ एक होती थी जो नॉर्थ की से साउथ की तरफ जाती थी और दूसरी होती थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी. और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती थी. मतलब इस तरह से रोड बनाई जाती थी कि वो जो दोनों डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन की जो रोड हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस कर सकें. अब तीसरी प्लानिंग होती थी ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे नालियों का पानी, बारिश का पानी और जो गंदा पानी होता है वो रोड पे ना आए, पब्लिक को इससे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक ड्रेनेज बनाया जाता है. उसकी भी प्लानिंग पुराने ज़माने में बहुत अच्छी हुआ करती थी. वो क्या थी, ड्रेनेज सिस्टम इन अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. मतलब ड्रेनेज सिस्टम की भी प्लानिंग उस टाइम पे भी बहुत अलग और बहुत अच्छी हुआ करती थी. सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर except in island of Crete in the Mediterranean Sea. ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यह आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के पास जो आइलैंड है वहाँ पे आपको ये जो प्लानिंग, उनकी ड्रेनेज प्लानिंग जो सिस्टम था वो सिर्फ वहाँ पे देखने मिलता है. दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन. और ये सिस्टम किस लिए बनाया जाता था उस टाइम पे, कि शहर का जो गंदा पानी है उसको बाहर शहर से निकाला जाए. यानी जो गंदा पानी है वो शहर में ही ना रह जाए, उसको आइलैंड पे जाके, मतलब ऐसा किया गया था कि वो गंदा पानी, शहर का गंदा पानी शहर में ही रह के शहर के लोगों को उससे इफ़ेक्ट ना करे. उसके लिए उसका ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह निकाला गया कि वो शहर से बाहर उसका पानी जाता था. Each and every house had a cassette. This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. और ये ड्रेनेज सिस्टम इनका इतना अच्छा था कि उनके ड्रेनेज सिस्टम ये था कि शहर का पानी शहर से बाहर निकले, लोगों पे लोगों पे के हेल्थ पे इसका असर ना पड़े. ये प्रूफ करता है कि उस टाइम पे भी, मोहनजोदाड़ो के टाइम पे, लोग अपने हेल्थ और हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान रखते थे. नेक्स्ट, पब्लिक बाथ यानी क्या, जो लोग नदियों के किनारे बैठ के नहा लेते हैं और नदियों के पानी को गंदा करते हैं, ये सारी चीज़ें, खुले में नहा लेना, ओपनली कुएं के किनारे नहा लेना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पब्लिक बाथ कहलाती हैं. तो इस पे भी मोहनजोदड़ो एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. वो कैसे, लेट्स सी. अ ह्यूज बाथ वाज excavated at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. अब देखिए, पहले जो आज होता है कि आज लोग कहीं भी बैठ के नहा लेते हैं, हालांकि आज भी
बनते हैं, जो सुलभ वुलभ जिसको कहते हैं, ये बनते हैं पब्लिक सेक्टर्स के लिए, बाथरूम्स बनते हैं। लेकिन ये तो अब बनने लगा है, पहले जो एंशिएंट टाइम में भी इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग थी। लोग ऐसे खुले में नहा के पानी को गंदा नहीं कर सकते थे, यानी उसकी प्लानिंग ऐसी हुआ करती थी कि अगर लोग किसी, और हर दिन नहीं नहा सकते थे ओपनली, उनके लिए ये था कि दे आर अलाउड टू टेक बाथ ओनली ड्यूरिंग एनी सेरेमनीज़ और ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल्स। यानी कोई ऐसा त्यौहार है, जब आपको नदी की कोई सेलिब्रेशन है या कोई सेरेमनी है, तभी आप ओपन बाथ कुएं के किनारे नहा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अच्छा, जो गंदा पानी है उसका अलग निकलने का रास्ता हुआ करता था। यानी जब लोग नहा रहे हैं तो जो गंदा पानी है वो साफ़ पानी में जाके ना मिले, ऐसा भी प्रॉपर सिस्टम बनाया गया था। प्लस लोग नहा के अपने चेंजिंग रूम भी अलग से एक रूम बनाया जाता था जहाँ पे लोग चेंज कर सकें, कपड़े चेंज कर सकें। और ये सिर्फ तभी परमिशन दी जाती थी जब कोई फेस्टिवल्स हो, कोई सेरेमनीज़ हो। और वहाँ उस टाइम पे भी ऐसी फैसिलिटी थी कि अगर ठंड का टाइम है तो आप गर्म पानी अवेलेबिलिटी हो सके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडा ही पानी मिले। नेक्स्ट प्लानिंग उनकी पब्लिक बिल्डिंग यानी जो सर्विस सेक्टर्स के लिए जो बिल्डिंग बनती है उनको पब्लिक बिल्डिंग कहते हैं। तो उनकी वो भी प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि पब्लिक बिल्डिंग कैसी हो, वो कैसी बनाते थे। The ruins of 2 huge buildings have been found at मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के टाइम की 2 पुरानी बिल्डिंग्स भी देखी गई। They might have been used as a town hall or as a theater or an administrative office or a granary। पब्लिक बिल्डिंग्स क्या होती हैं? हॉल, मॉल, सुपरमार्केट, ये सारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर के लिए जो ऑफिसेज होते हैं ये पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। तो मोहनजोदाड़ो के टाइम पे भी ये सारी बिल्डिंग्स बनती थी, और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत मजबूती से बनाई जाती थी। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू अकोमोडेट सोल्जर्स। यानी उस बिल्डिंग को इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जाती थी कि उनको जैसे वॉर का टाइम हो तो वहाँ पे सोल्जर्स के लिए भी बैरक बनाए जाते थे कि कहाँ पे सिपाहियों को खड़ा किया जा सके। नेक्स्ट, अभी हमने मोहनजोदाड़ो का देखा कि उनके आर्किटेक्चर और उनकी प्लानिंग कैसी होती थी। नाउ कम टू सी हड़प्पा, कि हड़प्पन्स की कैसी प्लानिंग होती थी। In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mack, Dayaram Sahni discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa। 1921 में अगेन जॉन मार्शल और कॉलन मेक के लीडरशिप में दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट के हड़प्पा में कुछ पुरानी चीज़ें मिली इंडियन सिविलाइजेशन की, और वो क्या थी? द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रायपुर इन हिमालय रीजन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ पुरानी चीज़ें कहाँ मिली? हिमालय रीजन के रायपुर में, आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में, और कालीबंगन इन राजस्थान। और हड़प्पा संस्कृति के टाइम के, हड़प्पन्स के टाइम की सारी चीज़ें इन जगहों पे मिली, जो कि प्रूव करती हैं कि उनकी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर इनकी जो प्लानिंग्स होती थी, आर्किटेक्चर्स प्लानिंग जो होती थी, ये बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनके ये प्रूफ्स कहाँ कहाँ मिले? लोथल एट दोलका जो कि गुजरात में है, देशलपुर, शिकरपुर इन कच्छ, ये भी आपके गुजरात में ही है, मोरबी में मिला, और सोमनाथ में। तो इन सारी जगहों पे इनके पुराने ज़माने की जब एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो पुराने ज़माने के जो आर्किटेक्चर, जो इनकी बिल्डिंग्स बनती थी, किस तरह से बनती थी, अब खुदाई में क्या मिलता होगा?
ईंट मिलते होंगे जो जिनकी मजबूती से ये प्रूफ होता होगा कि ये पहले कितने मजबूत बिल्डिंग्स बनाते थे, कितने सिस्टमेटिक तरीके से अपने हर काम को, सारे टाउनशिप्स कितने सिस्टमेटिक तरीके से इस्टेब्लिश करते थे, और इनकी जो बिल्डिंग्स बनती थी ये कितनी अच्छी बनती थी। यानी कि जो आज के ज़माने में आर्किटेक्ट होते हैं, ये इसकी एजुकेशन लेके फिर प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं, और फिर भी इतनी मजबूती नहीं आती है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टाइम में इनके पास इतनी अच्छा, मतलब इनका माइंड इतना शार्प था कि ये प्रॉपर प्लानिंग कर पाते थे विदाउट गेटिंग एजुकेशन ऑफ दिस फील्ड। मतलब इनके पास उस फील्ड का कोई एजुकेशन नहीं था, लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी। ये पूरी हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से, कि पब्लिक प्लेस कैसा होना चाहिए, प्राइवेट प्लेस कैसा होना चाहिए, जो रोडवेज है वो कैसा होना चाहिए, जब घर है तो वो किस तरीके से बनना चाहिए, रिच पीपल का घर कैसा बनना चाहिए, पुअर पीपल का घर कैसा बनना चाहिए, इनकी ये सारी पूरी प्लानिंग हुआ करती थी। फिर क्या है, द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज़ अ रीजन ऑफ आर इंडियन कल्चर। सप्त सिंधु रिवर का जो रीजन है वो इंडियन कल्चर का रीजन है। ये तो आपको पता है कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो सप्त सिंधु रिवर का के से है। और द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिंदुस्तान में जो कल्चर डेवलप हुआ, जो तौर तरीका डेवलप हुआ, वो कहाँ का था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। इट्स रिमेन वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे पहले कहाँ पे मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, सबसे पहले हड़प्पा में देखा गया था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। और इस रीजन से ही हमको क्या मिला, कॉपर, आयरन और जो हथियार मिले, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमको मिले। हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इनसे ही हमें मिले हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। इसलिए ही जो अब ये जो एज है, इसको क्या कहा जाता है, कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। जिस तरह से मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग बहुत सिस्टमेटिक थी, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी। और शायद ये हमें इसी हेरिटेज से मिली हुई है, जिस वजह से हम भी मतलब आज भी लोग टाउन प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं। इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल। इनके जो महल वहल उस टाइम पे जो होते थे, हड़प्पास के टाइम पे, हड़प्पन्स के टाइम के, वो आज भी लोगों को आज भी देखने लायक, मतलब अगर उनकी मेमोरीज़ और उनकी कुछ पुराने ज़माने के कुछ फोर्ट्स अगर देखे जाएं, तो वो आज भी एक एग्जाम्पल हैं दुनिया में। पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के लोग जो थे, वो किस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे। और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमें विरासत में मिली हुई हैं, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आस्क मी, और आई विल सॉल्व योर डाउट्स। टिल देन टेक केयर।